गरीब माँ की 3 बेटियां। मधुबनपुर के गांव में एक लक्ष्मी नाम की बूढ़ी महिला रहती थी। उसकी 3 बेटी थी, सोना, मोना, पायल। लक्ष्मी का पति बहुत साल पहले एक हादसे में मर गया था, जिसके बाद से लक्ष्मी अकेले पड़ गई थी और तीनों बेटियों की परवरिश लक्ष्मी ने अकेली ही की। लक्ष्मी बहुत गरीब थी और खाने के लिए एक समय का भोजन का इंतजाम भी बहुत मुश्किल से वो कर पाती थी। वो घर घर जाकर लोगों का काम करती थी। उससे जो भी कुछ पैसे मिलते थे उससे ही घर का खर्च चलाती थी। एक दिन, बेटा, मैं काम के लिए जा रही हूँ। तुम तीनों भी अपने अपने काम कर लेना और अपना ध्यान रखना। हाँ हाँ माँ, फिक्र मत करो, हम सारे काम कर लेंगे। हम तीनों अपना ध्यान भी रख लेंगे। हाँ माँ। माँ, आज मैं भी आपके साथ काम पर चलती हूँ और आपकी मदद करवा दूंगी। नहीं मेरी बच्ची, मैं कर लूंगी। तुम मेरी फिक्र मत करो बेटा। मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, इसलिए मेरी मदद करना चाहती हो ना। अब हम बड़े हो गए हैं ना माँ, अब आपको घर में ही रहना चाहिए और आपको आराम करना चाहिए। अब हम जाकर आपके बदले का काम कर सकते हैं। नहीं बेटा, मुझे ही ये काम करने दो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें ये काम कभी ना करना पड़े। मेरी बच्चियों, अब तो तुम्हारी शादी की भी उम्र होती जा रही है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारी शादी कैसे कर पाऊंगी। माँ, अब फिक्र मत करो, सब देखा जाएगा। ऐसा कहकर लक्ष्मी काम पर चली जाती है और अपने काम में लग जाती है। यहाँ घर पर सोना और मोना दोनों ही पायल से बहुत ज्यादा चिढ़ती थी, क्योंकि लक्ष्मी अपनी छोटी बेटी पायल से बहुत प्यार करती थी। सोना और मोना हमेशा ही लक्ष्मी के जाने के बाद पायल से सारा घर का काम करवाते थे, पर लक्ष्मी को इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी और उसे अपनी बेटियों पर बहुत विश्वास था और वो तीनों को ही बहुत प्यार करती थी। मोना देख रही है ना, दिन पर दिन ये माँ से कितना चिपकती जा रही है। जब देखो माँ को मक्खन लगाती रहती है। माँ भी इसकी बातों में आकर इससे ही प्यार करती है, हमसे नहीं करती। हाँ बहन, ये तो मैंने भी देखा है, कैसे ये अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में माँ को फंसा लेती है और माँ भी इसकी बातों में आकर इसी से प्यार करती है। हमको ना इसके लिए कुछ करना होगा। हाँ बहन। वो दोनों ही कुछ ना कुछ सोचने लगते हैं और रात को लक्ष्मी घर पर आती है। सोना अपनी माँ को फंसाने की कोशिश करती है। माँ, तुम थक गई होगी ना, क्यों ना मैं आपके पैर दबा दूं, जिससे आपके पैरों में दर्द नहीं होगा। और माँ, मैं आपका सर दबा दूंगी। अरे नहीं मेरी बच्चियों, इसकी जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा ये बताओ, तुमने खाना खाया या नहीं? हाँ हाँ माँ, हम सबने खाना खा लिया है, बस एक आप ही रह गए हो। माँ, आप हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लेकर आती हूँ। हाँ बेटा, ठीक है। ऐसा कहकर लक्ष्मी हाथ मुंह धोने चली जाती है। सोना और मोना दोनों ही अपनी माँ को मक्खन लगाने की कोशिश करते हैं। खाना खाने के बाद लक्ष्मी सोने के लिए जा रही थी। फिर वो बोलती है, माँ, आपका सर या पैर दबा दूं क्या? मेरी बच्ची, जब तुम इतना ही बोल रही हो तो ठीक है, दबा दो। ऐसा कहकर लक्ष्मी सोना और मोना को अपना पैर और सर दबाने के लिए हाँ बोल देती है। कुछ देर तक जब दोनों हाथ और पैर दबा रहे होते हैं तो वो थक जाते हैं और अपनी माँ से बोलते हैं, माँ, दर्द खत्म हो गया क्या? मैं थक गई हूँ। बेटी, अभी तो तूने शुरू ही किया था, तू इतनी जल्दी थक गई। मोना, तू भी थक गई है क्या? हाँ माँ, मैं भी थक गई हूँ। वैसे तो इतना बोल रही थी तुम दोनों कि आपके पैर और सिर दबा दूं, अब बोल दिया तो तुमसे हो ही नहीं रहा है। कितनी कमजोर हो तुम दोनों। अपनी छोटी बहन से कुछ सीखो। जाओ तुम दोनों, जाकर सो जाओ और पायल को मेरे पास भेज देना। क्यों माँ, क्या हुआ? उसे क्यों भेजना है? बेटा, मुझे उससे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है माँ? आप हम दोनों को बताओ, हम दोनों हैं तो। हाँ हाँ माँ, हम दोनों हैं तो हमें बताओ ना, क्या बात है? माँ, पायल को क्यों परेशान करती हो? वो बेचारी तो थक कर सो गई होगी।
अरे नहीं मेरी बच्चियों, वो इतनी जल्दी सोने वाली नहीं है। जब तक वो मुझे नहीं सुला देती ना, उसे नींद नहीं आती। ऐसा कहते ही पायल कमरे में आ जाती है और सोना और मोना दोनों ही बहुत ज्यादा चिढ़ जाते हैं और गुस्से में अपने कमरे में चले जाते हैं। पायल अपनी माँ के पास जाकर उनके पैर और सिर दबाने लगती है। पता नहीं बेटा, इन दोनों का क्या होगा। दोनों ही पता नहीं क्या करती रहती हैं, बड़ी ही जल्दी थक जाती हैं। पता नहीं इनका क्या होगा। क्या माँ, तुम भी ना फालतू में ही फिक्र करती रहती हो। सब कुछ ठीक हो जाएगा माँ, आप इतना ज्यादा मत सोचा करो। ऐसा कहकर लक्ष्मी पायल को सोने के लिए बोल देती है और खुद भी सो जाती है। यहाँ घर पर सोना और मोना दोनों ही पायल से बहुत ज्यादा चिढ़ती थी, क्योंकि लक्ष्मी अपनी छोटी बेटी पायल से बहुत प्यार करती थी। सोना और मोना हमेशा ही लक्ष्मी के जाने के बाद पायल से सारा घर का काम करवाते थे, पर लक्ष्मी को इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी और उसे अपनी बेटियों पर बहुत विश्वास था और वो तीनों को ही बहुत प्यार करती थी। मोना देख रही है ना, दिन पर दिन ये माँ से कितना चिपकती जा रही है। जब देखो माँ को मक्खन लगाती रहती है। माँ भी इसकी बातों में आकर इससे ही प्यार करती है, हमसे नहीं करती। हाँ बहन, ये तो मैंने भी देखा है, कैसे ये अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में माँ को फंसा लेती है और माँ भी इसकी बातों में आकर इसी से प्यार करती है। हमको ना इसके लिए कुछ करना होगा। हाँ बहन। वो दोनों ही कुछ ना कुछ सोचने लगते हैं और रात को लक्ष्मी घर पर आती है। सोना अपनी माँ को फंसाने की कोशिश करती है। माँ, तुम थक गई होगी ना, क्यों ना मैं आपके पैर दबा दूं, जिससे आपके पैरों में दर्द नहीं होगा। और माँ, मैं आपका सर दबा दूंगी। अरे नहीं मेरी बच्चियों, इसकी जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा ये बताओ, तुमने खाना खाया या नहीं? हाँ हाँ माँ, हम सबने खाना खा लिया है, बस एक आप ही रह गए हो। माँ, आप हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लेकर आती हूँ। हाँ बेटा ठीक है। ऐसा कहकर लक्ष्मी हाथ मुंह धोने चली जाती है। सोना और मोना दोनों ही अपनी माँ को मक्खन लगाने की कोशिश करते हैं। खाना खाने के बाद लक्ष्मी सोने के लिए जा रही थी। फिर वो बोलती है, माँ, आपका सर या पैर दबा दूं क्या? मेरी बच्ची, जब तुम इतना ही बोल रही हो तो ठीक है, दबा दो। ऐसा कहकर लक्ष्मी सोना और मोना को अपना पैर और सर दबाने के लिए हाँ बोल देती है। कुछ देर तक जब दोनों हाथ और पैर दबा रहे होते हैं तो वो थक जाते हैं और अपनी माँ से बोलते हैं, माँ, दर्द खत्म हो गया क्या? मैं थक गई हूँ। बेटी, अभी तो तूने शुरू ही किया था, तू इतनी जल्दी थक गई। मोना, तू भी थक गई है क्या? हाँ माँ, मैं भी थक गई हूँ। वैसे तो इतना बोल रही थी तुम दोनों कि आपके पैर और सिर दबा दूं, अब बोल दिया तो तुमसे हो ही नहीं रहा है। कितनी कमजोर हो तुम दोनों। अपनी छोटी बहन से कुछ सीखो। जाओ तुम दोनों, जाकर सो जाओ और पायल को मेरे पास भेज देना। क्यों माँ, क्या हुआ? उसे क्यों भेजना है? बेटा, मुझे उससे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है माँ? आप हम दोनों को बताओ, हम दोनों हैं तो। हाँ हाँ माँ, हम दोनों हैं तो, हमें बताओ ना क्या बात है। माँ, पायल को क्यों परेशान करती हो? वो बेचारी तो थक कर सो गई होगी। अरे नहीं मेरी बच्चियों, वो इतनी जल्दी सोने वाली नहीं है। जब तक वो मुझे नहीं सुला देती ना, उसे नींद नहीं आती। ऐसा कहते ही पायल कमरे में आ जाती है और सोना और मोना दोनों ही बहुत ज्यादा चिढ़ जाते हैं और गुस्से में अपने कमरे में चले जाते हैं। पायल अपनी माँ के पास जाकर उनके पैर और सिर दबाने लगती है। पता नहीं बेटा, इन दोनों का क्या होगा। दोनों ही पता नहीं क्या करती रहती हैं, बड़ी ही जल्दी थक जाती हैं। पता नहीं इनका क्या होगा। क्या माँ, तुम भी ना फालतू में ही फिक्र करती रहती हो। सब कुछ ठीक हो जाएगा माँ, आप इतना ज्यादा मत सोचा करो। ऐसा कहकर लक्ष्मी पायल को सोने के लिए बोल देती है और खुद भी सो जाती है। लक्ष्मी के सभी आस पड़ोस में रहने वाले लोग पायल की बहुत तारीफ करते रहते थे और हमेशा पायल की ही बात किया करते थे। अगर लक्ष्मी के घर में कोई भी मेहमान आता तो वो भी पायल की तारीफ किया करता था।
इस बात से मोना और सोना भी बहुत गुस्सा हो जाते थे। पायल सभी के साथ ही बहुत अच्छा बर्ताव करती थी और सबकी सेवा करती थी। इस वजह से सभी उससे बहुत खुश रहते थे। एक दिन सोना और मोना इस बात से बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो दोनों ही कुछ सोचने लगते हैं। बेटा, मैं काम के लिए जा रही हूँ, तुम सभी अपना ध्यान रखना, ठीक है बेटी? और पायल का भी ध्यान रखना। मोना, देखा, माँ अभी भी उसका ख्याल रखने के लिए बोल रही है। हाँ बहन, पता नहीं इसमें ऐसा क्या है जो सभी इसकी इतनी पढ़ाई करते रहते हैं। लक्ष्मी काम के लिए चली जाती है और वो पूरे दिन काम की तलाश करती है, पर उसे आज कहीं भी काम नहीं मिलता और वो निराश होकर घर आ जाती है। फिर पायल अपनी माँ से पूछती है, माँ क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो? बेटा, आज कहीं भी काम नहीं मिला, क्या करूं मैं? ऐसे तो कुछ भी खाने के लिए नहीं बचेगा और फिर हम खाएंगे कहाँ से? माँ, आप इतनी फिक्र क्यों करती हो? भगवान पर भरोसा है ना माँ, वो सब कुछ ठीक करेंगे। आप ज्यादा फिक्र मत किया करो माँ। और फिर बहुत दिन हो जाते हैं, घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं होता। सभी का भूख से बहुत बुरा हाल हो जाता है। सभी बहुत ज्यादा दुखी और निराश हो जाते हैं। पायल से भी ये सब नहीं देखा जाता और वो घर से बाहर कुछ खाने की तलाश में और काम की तलाश में निकल पड़ती है। पायल बहुत से घरों में काम के लिए पूछती है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। फिर वो हार मानकर एक जगह बैठकर रोने लगती है। तभी एक राजकुमार की नजर उस पर पड़ती है और वो उसके पास जाता है और पूछता है, क्या हुआ, तुम ऐसे निराश क्यों बैठी हो? मेरी माँ और मेरी बहनों ने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है और सभी भूख से बेहाल हो रहे हैं। ऐसा ही रहा तो सभी बीमार हो जाएंगे। आप फिक्र ना करें, आप मुझे अपने साथ ले चलें। पायल उसे अपने साथ ले जाती है। जब राजकुमार पायल के घर जाकर सबकी हालत देखता है तो उसको सभी पर बहुत दया आती है और वो उन सभी के लिए खाना लेकर आता है और पायल की माँ लक्ष्मी से पायल से शादी करने के लिए पायल का हाथ मांगता है। राजकुमार पायल को बहुत पसंद करने लगता है और पायल की शादी राजकुमार से हो जाती है। फिर सभी हमेशा खुश रहते हैं और उन्हें फिर कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। आरती को घर आए कितना समय हो गया है। क्यों ना हम आरती के ससुराल जाएं, सबसे मिलना भी हो जाएगा। बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन आरती की शादी के बाद जब हम पहली बार वहां गए थे तो कितना खर्चा हो गया था। आरती की सास इतना कुछ देती है, हम सामने से कुछ भी नहीं देते तो अच्छा नहीं लगता। इस समय हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। जो पैसे थे वो सारे तो हमने शादी में लगा दिए। अब खाली हाथ कैसे जा सकते हैं। आरती की किस्मत बहुत अच्छी है जो उसकी शादी इतने बड़े घर में हुई है। मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि हमारी बेटी को इतना बड़ा घर मिलेगा। शारदा और गोपाल बहुत गरीब थे। उसका एक छोटा सा घर था, लेकिन उसकी बेटी आरती की शादी बहुत बड़े घर में हुई थी और वो अपनी बेटी के लिए बहुत खुश थे। कुछ समय के बाद, आरती, मैं कुछ काम से दूसरे शहर जा रहा हूँ। रास्ते में तुम्हारा गांव पड़ेगा, तुम भी साथ चलो। जाते समय माँ पिताजी के पास तुम्हें छोड़ दूंगा और मैं उनसे मिल भी लूंगा। कल वापस लौटते समय तुम्हें ले आऊंगा। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना वहाँ। तुम्हें तो पता है ना, वहाँ लाइट आती जाती रहती है और घर में एसी भी नहीं है। उफ, मैं इतनी गर्मी में नहीं रह सकती। ये कैसी बात कर रही हो? तुम तो बचपन से वहां रह रही हो, ये सब तुम्हारे लिए नया तो नहीं है। अरे बचपन से रह रही हूँ ना, इसलिए बोल रही हूँ। अब मुझे वहाँ और नहीं जाना। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं जा रहा हूँ और कल लौट कर आऊंगा। सूरज अकेला ही चला जाता है। सूरज के ऑफिस में उसको बहुत नुकसान हो गया था और उसको कुछ पैसों की जरूरत भी थी। सब जगह पैसे मांगने से कोई बात नहीं बनी। पैसों के लिए ही वो दूसरे शहर अपने किसी पुराने दोस्त के पास जा रहा था, लेकिन वहां भी उसकी बात नहीं बनती। शहर से लौटते समय सूरज अपने ससुराल भी जाता है। शारदा और गोपाल सूरज को देखकर बहुत खुश होते हैं।
मैंने सोचा इस तरफ आया हूँ तो क्यों ना माँ पिताजी से मिल लूं। अरे बेटा, तुम यहाँ इतने समय के बाद आए हो, आरती नहीं आई? वो मैं साथ के शहर किसी काम से आया था तो सोचा आपसे भी मिल लूं। बातों बातों में सूरज ने अपने नुकसान के बारे में अपने पिताजी को बताया। कैसे भी 5 लाख रुपए का इंतजाम हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। बेटा, तू चिंता मत कर, मुझे बस 2 दिन का समय दे, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। पिताजी, आपने तो मेरी सारी ही प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। मैं 5 महीनों के अंदर आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। सूरज के जाने के बाद 5 लाख रुपए आप कहाँ से लाओगे? हमारे पास तो उनके घर जाने तक के पैसे नहीं हैं। ये घर और किस काम आएगा? हमारी एक ही तो बेटी है, आज उनको हमारी जरूरत है। और वैसे भी कुछ महीनों की बात है, सेठ के पास घर के पेपर देकर 5 लाख रुपए मिल जाएंगे और उनसे कुछ महीने का समय मांग लूंगा। गोपाल अपना घर सेठ के पास गिरवी रख देता है और 5 लाख रुपए सूरज को दे देता है। सूरज उन पैसों से अपना काम फिर से शुरू करता है। एक दिन आरती, किसी दिन अपने माँ पिताजी से मिलकर आते हैं, मुझे उनसे कुछ काम भी है। नहीं जी, अभी ना मेरा मन कहीं भी नहीं है जाने का। अरे यार, कभी तो वहां जाने के लिए तैयार हो जाया करो। वो हमारे बारे में इतना सोचते हैं और तुम्हें देखो, कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है कि तुम उनकी बेटी ही नहीं हो। हाँ, जब इतना अच्छा ससुराल मिलाओ तो भला मैं मायके क्यों जाऊं? और फिर सूरज ऑफिस चला जाता है। एक दिन सूरज को पता चलता है कि उसके ससुर अब इस दुनिया में नहीं रहे। सूरज और आरती घर जाते हैं। माँ, ये सब कैसे हुआ? बेटा, पता नहीं ये सब कैसे हो गया। अचानक उनके सीने में तेज दर्द हुआ और वो सब कुछ छोड़कर चले गए। आरती बिना कुछ बोले एक साइड में बैठी रहती है। आरती, मेरी कल एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तुम कुछ दिन माँ के साथ यहीं रुक जाओ। अरे, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। वैसे भी मैं यहाँ पहनने के लिए कोई कपड़े तो लाई नहीं हूँ। मैं भी आपके साथ ही चल रही हूँ। आरती सूरज के साथ ही अपने घर आ गई। शारदा अब बिल्कुल अकेली रह गई थी। तुम्हारे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, वहाँ तुम्हारी माँ अकेले थी, तुम कुछ दिन वहाँ रुकाती। माँ, ऐसा लगता है इसको अपने माँ पिताजी से कोई लगाव ही नहीं है। इधर सूरज मन ही मन बहुत परेशान था। काश पिताजी को कुछ दिन पहले ही पैसे दे आता, उनसे एक बार मिल लेता। 10 दिन के बाद सूरज अपनी सास को सारे पैसे लौटाने जाता है तो घर के बाहर ताला लगा हुआ था। लोगों से पूछने से पता चला कि गोपाल जी ने 5 लाख रुपए में अपने घर को सेठ जी को बेच दिया था और उनसे 5 महीने का समय मांगा था। इसी बीच गोपाल नहीं रहा और 5 महीने होने के बाद शारदा ने ना तो पैसे लौटाए और ना ही घर खाली किया तो सेठ ने उन्हें घर से निकाल दिया। किसी को कुछ मालूम नहीं था कि शारदा अब कहाँ रहती है। सूरज ने अपनी सास को सब जगह ढूंढा लेकिन उनका कुछ नहीं पता चला। सूरज घर आता है और सारी बात आरती को बताता है। क्या पिताजी को इतने पैसों की क्यों जरूरत थी? उन्होंने उन पैसों का क्या किया होगा? कैसी बेटी हो तुम, तुम्हें पैसों की पड़ी है। तुम्हारी माँ, जिनका कुछ पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ है, किस हालत में है, उनकी तुम्हें कोई चिंता नहीं है। अरे, किसी रिश्तेदार के घर गई होंगी, और कहाँ जाएंगी? सब जगह फोन करने पर भी शारदा का कोई पता नहीं चला। इधर शारदा भिखारियों की तरह एक जगह से दूसरी जगह भटक रही थी। जहाँ उसे खाना मिलता वहाँ वो खाना खा लेती और किसी मंदिर के किनारे सो जाती। इधर सूरज अपनी सास की ऐसी हालत का जिम्मेदार खुद को मान रहा था और वह रोज पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहा था, पर उसको कुछ नहीं पता चल रहा था। ऐसे ही कई महीने बीत गए। एक दिन सूरज मंदिर से पूजा करके बाहर आता है तो वहाँ कुछ लोग भिखारियों को खाना बांट रहे थे। वहीं शारदा लाइन में खाना ले रही थी
और खाना लेकर वो एक साइड में बैठ जाती है और वो जल्दी जल्दी खाना खाने लगती है। माँ, ये तो माँ है। सूरज भागकर अपनी सास के पास जाता है। माँ जी, आप यहाँ इस हालत में, आप मुझे अपना बेटा नहीं समझती है ना? आप ऐसी हालत में यहाँ रह रही हो, लेकिन अपनी बेटी और बेटे के घर नहीं आई। हमसे कोई गलती हुई है क्या? शारदा की आंखों से आंसू आ रहे थे। कैसे आती बेटा, मेरी बेटी अपने घर में बहुत खुश है। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उसे कोई परेशानी हो। शारदा को सब याद था कि जब आरती के पिता का देहांत हुआ तो आरती ने अपनी माँ को एक बार भी गले नहीं लगाया और ना ही उसके पास एक दिन भी रुकी। वो अपने अमीर घर में बहुत खुश है। माँ, आप क्या सोच रही हो? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप चलो मेरे साथ। सूरज शारदा का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर घर ले जाता है। आरती, देखो कौन आया है। आरती अपनी माँ को इस हालत में देखकर बोलती है, अरे ये क्या हालत बनाई हुई है आपने, पूरी भिखारन लग रही हो। आरती, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है? माँ इतने समय के बाद मिली है, तुम उन्हें गले लगाने के बजाय उनसे ऐसी बातें कर रही हो। तुम जो अपने अमीर होने पर इतना इतरा रही हो ना, वो पैसे तुम्हारे पिताजी के हैं। जब मुझे बिजनेस में नुकसान हुआ था तो पिताजी ने मुझे वो 5 लाख रुपए दिए थे और मुझे कसम दी थी कि मैं तुम्हें कुछ ना बताऊं। जब आरती को ये सब पता चलता है तो वो अपनी माँ के पैरों में गिर जाती है और उनसे माफी मांगती है। माँ, मुझे माफ कर दो। मेरी आंखों पर पैसे और अमीरी की पट्टी चढ़ गई थी। माँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। शारदा अपनी बेटी को गले लगाती है। माँ, मैं आपको अब कभी नहीं जाने दूंगी। फिर सब मिलजुल कर एक ही घर में रहने लगते हैं।